नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर दुबे साहब जुड़ गए हैं। अभय साहब इस समय विदेश में हैं और ये मेरे ख्याल में एक एजुकेशनल यात्रा भी है, क्योंकि उन सारी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे हम सब लोगों का कहीं ना कहीं तो है मन। ग्रीस और रोम, ये सब हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अबे भाई, यहाँ पे जिस समय मैं आपसे अभी रिकॉर्ड करा रहा हूँ, बांकीपुर की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि वोटिंग तो बहुत कम हुई थी। उस 3,80,000 में कुछ एक 35% की वोटिंग थी। लेकिन अभी 8-9 राउंड की वोट के काउंटिंग हो चुकी है और हर राउंड में प्रशांत किशोरी आगे है। मतलब कोई ये ऐसा राउंड अभी तक एक भी नहीं हुआ है जिसमें बीजेपी हो। हाँ, मेरी मेरी पुरानी पार्टी समता पार्टी को हर राउंड में एक एक वोट मिल रहा है, लेकिन एक राउंड में 4 वोट मिल गया, तो वो 10-12 वोट समता पार्टी को भी मिला हुआ है। मैं ये डिक्लेरेशन कर दे रहा हूँ कि भाई मेरी पार्टी थी, लेकिन किसी राउंड में 0 नहीं मिला है अभी तक। एक कंसिस्टेंटली मिल रहा है, लेकिन एक में 4 भी मिल गया। बांकीपुर की बात इसलिए मैं अभी भाई कर रहा हूँ कि कुछ चीजें शायद देखिए, जब ये हम सब लोगों ने, हमें ठीक से याद है कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, हम और आप बात कर रहे थे। शायद हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मन में सोनम वांगचुक और इस पे शंका जाहिर की थी, और वो शंका आज वो सिद्ध ठीक हुई, हमारी शंका ठीक थी। उसी तरह से मुझे ये लग रहा है कि शंका भले ही जितनी कर ली जाए, लेकिन प्रशांत किशोर मुझे पहले एक नेता मिले जो नेता, मैनेजर, इन सबके रोल में उन्होंने नेता के रोल को पूरी तरह से आत्मसात किया। पिछले 4 मैं उनके बारे में बहुत प्रश्न उठाता रहता हूँ, लेकिन पिछले 4 साल में उस व्यक्ति ने कम से कम बिहार नहीं छोड़ा है, जमीन से जुड़ा रहा है, उसको ज्ञान है। और बांकीपुर में मैं ये मान के कि भाई ये तो बीजेपी का है, जब तक हो सकता है ये अपलोड हो और ब्रॉडकास्ट हो हमारी आपकी बात, तब तक बीजेपी कुछ गुल खिला दे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हम लोग इस प्रेमिसेस पे बात कर रहे हैं कि बांकीपुर की सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। इसकी मैसेजिंग क्या है प्रोफेसर? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति तो बहुत बड़ी चीज होती है। ये मान लेना कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, ये बहुत जल्दबाजी की बात है। लेकिन बिहार की राजनीति पर उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। पहली बात, अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीत जाते हैं, अगर मैं खासतौर से रेखांकित कर रहा हूं कि बनारस में मोदी जी भी 7 राउंड आगे चले थे, लेकिन पीछे 7 राउंड पिछड़े थे। पीछे 7 राउंड पिछड़े थे, लेकिन उसके बाद वो चुनाव जीत गए 1.5 लाख वोटों से। उनका अंतराल, जीत का अंतर कम हुआ, लेकिन चुनाव तो जीत ही गए। तो मैं चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत जाएं। और अब आप, दूसरा सवाल आया कि प्रशांत किशोर अभी तक बिहार उन्होंने छोड़ा नहीं है, लगातार वो बिहार में जमे हुए हैं। उनको काफी धक्के भी लगे, पिछले विधानसभा चुनाव का नतीजा उनके लिए एक धक्का था, लेकिन उसके बावजूद भी जमे हुए हैं। उसका एक कारण मेरी समझ में ये आता है कि उन्होंने खूब विश्लेषण करके अपने आप को यकीन दिलाया है कि बिहार की राजनीति में एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस और गैर आरजेडी विपक्षी नेता की राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत बड़ा स्पेस मौजूद है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत लंबे अरसे से चुनाव हार रहा है, और पिछला वाला जो विधानसभा चुनाव होता है, इस विधानसभा चुनाव से पिछला वाला, जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उस एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत लंबे अरसे से उनका कोई प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने दिखाया कि वो भी दरअसल एक तरह का फ्लूक ही था, एक तरह का वही था। ज्यादा उसमें कोई उन्होंने निरंतरता नहीं दिखाई, क्योंकि भाजपा में भी बड़े अंतर्विरोध थे उस वक्त, उसका लाभ उन्हें मिल गया। लेकिन जब भाजपा अपने अंतर्विरोधों को, या एनडीए अपने अंतर्विरोधों को पाट पाया, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। और फिर अब तो चुनाव जीतने की टेक्नोलॉजी भी तब से अब तक काफी भाजपा ने विकसित कर ली। तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राजनीति में काफी जगह है। अगर वो बांकीपुर का चुनाव जीत जाते हैं तो भाजपा को निश्चित रूप से इससे सदमा लगेगा, और प्रशांत किशोर की राजनीति को एक ऐसा उछाल प्राप्त होगा जिसके बाद उनका नाम बिहार के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से गिना जाने लगेगा। और अगली बार, अगले चुनाव में उनकी पार्टी उनको और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को लोग गंभीरता से लेंगे। फिर तो राजनीति एक लंबा खेल है। एक चुनाव आप हार जाते हैं, फिर 5 साल बाद दूसरा चुनाव आता है, बीच बीच में छोटे मोटे चुनाव होते रहते हैं, लेकिन उनका जरूरी नहीं कि रिश्ता विधानसभा चुनाव से सीधा सीधा ही हो। तो देखिए, बिहार की, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय होगा, और जिसकी राजनीतिक बुद्धिमानी, चुनाव प्रबंधन की क्षमता,
बोलने की क्षमता, टिकने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता पर अब कोई सवालिया निशान नहीं है। आप जैसे लोग जो स्वयं कह रहे हैं कि आप उनके आलोचक थे, अब आप उनको सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, संभावनापूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये बहुत स्वागत की बात है। और वो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जीतने जा रहे हैं जो देश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं हारती और अच्छे मतों से ही बड़े मतों से ही चुनाव जीतती है। अगर वो उस निर्वाचन क्षेत्र को जीत जाते हैं तो इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए सदमे वाली बात कोई नहीं हो सकती, और विपक्ष की राजनीति के लिए उससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। प्रशांत किशोर की एक और विशेषता है जिस पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, ध्यान में है हमारे सबके, वो उनके सभी राजनीतिक नेताओं से बड़े अच्छे परिचय हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के लिए काम किया है, उन्होंने तमाम क्षेत्रीय शक्तियों के लिए काम किया है, उनको चुनाव जितवाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया है, उन्होंने मतलब मैं किसके नाम गिनाऊं, सब ममता बनर्जी के लिए काम किया है, सबके लिए उन्होंने काम किया है, और नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया है, कांग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया है, यहाँ तक कि शुरू में भाजपा के लिए भी उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद से भाजपा के साथ उनका कोई रब्त जब्त नहीं रहा है। पहली बार 2014 के चुनाव के बाद में उनका भाजपा के साथ कोई रब्त जब्त नहीं रहा है। तो ये अगर वो बिहार की राजनीति के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका निभाते हैं तो वो बहुत गैर भाजपा विपक्ष के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब एक दो चीजें इसलिए बता दूं कि प्रशांत किशोर साहब अगर इंडिविजुअल को छोड़ दें तो देश की करीब करीब सारी बड़ी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, मतलब हर एक के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश में सपा को कह सकते हैं कि नहीं किया अभी तक, और एक कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनको, या तो दो चीजें हो सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी का इतना पैसा ही नहीं रहता है, कारण ये भी हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टियां इस तरह की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी लेती ही नहीं, तो इसलिए शायद उनकी उसमें वो फिट इन नहीं होते हैं, लेकिन उनको छोड़ के उन्होंने सारे जगह पे काम किया। हाँ, लेकिन उनका जो राजनीतिक पॉलिटिकल रिकॉर्ड है उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों की दाईं तरफ ही रहेंगे, पब्लिक पार्टियों की दाईं तरफ नहीं आएंगे, मतलब उनके साथ वो सहज रहेंगे उनके साथ। हाँ, उनका राजनीतिक रिकॉर्ड वैसा नहीं है जिसको कम्युनिस्टों को असहज बनाया उनके प्रति। जी। दूसरा यह है कि देखिए, समाजवादियों को, वामपंथी, साम्यवादियों को, उदारतावादियों को, सामाजिक न्यायवादियों को, कांग्रेसियों को, इन सबके प्रति, इन सबका उनके साथ में एक सहज संबंध आसानी से कायम हो सकता है। जी, मैं एक चीज और इसलिए रेखांकित कर दे रहा हूं कि जो मुझे लगता है कि चूंकि इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था और उसमें तेजस्वी यादव जी के लेड जो इंडिया गठबंधन या यूपीए जो भी था उस समय, उसको 243 में 110 सीटें मिली थी, 12 सीट से वो पीछे रह गया था, मतलब अगर बहुमत कहें, और एनडीए को 125 मिली थी, केवल 3 सीट ज्यादा उसको मिली थी बहुमत से। लेकिन एक हम लोग कभी कभी याद दिला दें दर्शकों को, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मेरे हिसाब से चिराग पासवान का था, क्योंकि चिराग पासवान और अमित शाह के कहने पे वहां भेजे गए थे कि वो कायदे से नीतीश कुमार को हराएं, और उसमें वो काफी कुछ कामयाब भी रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को बिल्कुल हराने में एक बड़ा काम किया था। नीतीश कुमार 43 सीट पे सिमट गए थे, 115 सीटें सबसे ज्यादा वही लड़े थे बीजेपी से ज्यादा, लेकिन 115 में 43 सीटें आई थी, और उसको हराने का काम चिराग पासवान ने किया था। तो मैं ये भी मानता हूं कि चिराग पासवान का भी कहीं ना कहीं रोल था इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव के उसमें। और एक चीज मैं तो कह भी चुका हूं उस बात को, भारतीय जनता पार्टी के जो भीतर का, एनडीए के भीतर का जो अंतर्विरोध था, वो उस अंतर्विरोध का लाभ स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को मिला। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कुछ मुद्दे भी अच्छे उठाए थे, उनको श्रेय उसका दिया जाना चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे को पहली बार उत्तर भारत में किसी पार्टी ने उठाया और अपने चुनावी प्रचार का केंद्रीय प्रश्न बनाया उन्होंने, और उससे उन्हें जरूर कामयाबी मिली होगी, वो सब तो अच्छा किया उन्होंने। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति एक बार, मतलब आप क्रिकेट में सेंचुरी एक चौका मारने से नहीं लगाते हैं, मतलब या 3-4 चौके मारने से नहीं लगाते हैं, आपको 16-17 चौके मारने पड़ते हैं, बहुत सारे सिंगल लेने पड़ते हैं, बहुत सारे 2 रन बनाने पड़ते हैं, एक आध छक्का भी मारना पड़ता है, तब आपकी सेंचुरी बनती है टेस्ट मैच में। और क्रिकेट तो, ये राजनीति तो टेस्ट मैच का गेम है, ये कोई T20 जो है नहीं, ये वनडे अफेयर भी नहीं है। तो वो उसमें आपको लगातार अच्छा काम करना पड़ता है। तब आपसे लालू यादव लगातार ऐसी राजनीति करते थे कि लगातार वो
या तो सत्ता में रहते थे या वो सत्ता के बिल्कुल नजदीक रहते थे। तेजस्वी यादव के साथ ये है कि वो उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार सत्ता से दूर होती चली जा रही है। हर चुनाव में पहले से खराब उनका प्रदर्शन हो रहा है, एक अपवाद को छोड़कर। और इतने चुनाव हारने के बाद में आमतौर पर पार्टियों की वापसी नहीं होती। मैं तो एक मोटा सिद्धांत, थंब रूल, एक मोटा सिद्धांत ही मानता हूं, अगर एक पार्टी लगातार 3 चुनाव हार जाए, फिर आप उस वापसी तो सभी, हमेशा कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन फिर उसकी वापसी की संभावना बहुत क्षीण हो जाती है। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और करके इसको खत्म करेंगे, लेकिन चूंकि पटना बिहार की बात हो रही है, बिहार की जो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी, सुशील मोदी अब रहे नहीं, सम्राट चौधरी लीड कर रहा है। सम्राट चौधरी, मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की रोबदाब हो पाएगा जो बीजेपी जनरली चाहती है। जैसे यूपी में उनके पास अच्छी लीडरशिप है, राजस्थान में है, मतलब सारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन बिहार में उनके पास लीडरशिप की क्राइसिस है। जनता दल यू में नीतीश कुमार जी अब वृद्ध भी हो गए हैं, शारीरिक रूप से उतना नहीं भाग दौड़ कर सकते हैं। जनता दल तो का कहानी करीब करीब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के पास जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अविनाश कुमार जी को हटा के राजेश कुमार एक दलित को लाए थे, वो बहुत एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा नेता नहीं। आरजेडी के पास वही दिक्कत है कि तेजस्वी को छोड़ के कुछ नहीं है, लेकिन लालू जी के उसमें भी, जो ये सब लोग मानते हैं कि लालू जी के नहीं रहने पे उनके घर में भी एक घमासान होगा। उनके सगे भाई कोई और पार्टी बनाए पहले से ही चल रहा है वो घमासान। हाँ, कभी उनका वो कांस्टेंट फीचर, घमासान कभी उनका बंदी नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। हाँ, नहीं, और प्रो साहब ये मानना है कि जब लालू नहीं रखेंगे तो ये बहुत ओपन में आके बहुत गंदे ढंग से होगा, क्योंकि वो लालू जब उसको कंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी पार्टी, तो उस तरह से अगर आप देखिए तो बिहार में एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा है, जो बिहार में टाइम दे रहा है, जो बिहार की गलियों की खाक छान रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भले ही एक ही विधायक हो, लेकिन ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। वो स्पेस उनके पास रहेगा जहां पे वो स्पेस भर सकते हैं, और शायद मैं एक खराब वर्ड यूज कर रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी ये लगेगा कि इनको अपने साथ रखने में ही फायदा है। अब मैं जरा आ जाऊं जो, क्योंकि बिना उसके बात पूरी नहीं होगी, मोदी जी और शाह साहब का जो रवैया है, अभी तक पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं। सबका मानना है कि कुछ ना कुछ स्कीमिंग कर रहे होंगे, कुछ षड्यंत्र रच रहे होंगे, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, ना वो कोई वक्तव्य दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो एक काम जरूर कर रहे हैं कि 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, जिनका प्रोटेस्ट में आ रहा है, उनके घर पे पुलिस भेज के उनको धमका के, डरा के, फिर उसका वीडियो कर रहे हैं कि उसने माफी मांग ली, उसने ये कर दिया। इस डराने से क्या आपको लगता है कि ये जो एज ग्रुप है, जो अब तो 10 साल से लेकर 30 साल तक का एज ग्रुप आ गया, ये उल्टा नहीं पड़ेगा? मुझे तो ये हर जगह लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है, लेकिन जो इनको डरा रहे हैं ये, और मोदी जी बार बार कह रहे हैं मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या सफल हो पाएंगे इसमें प्रोफेसर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो नुकसान हो सकता था वो काफी हो चुका है। उस नुकसान की वापसी नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस वक्त बिल्कुल नीचे है, अपने इतिहास में सबसे ज्यादा नीचे है। नरेंद्र मोदी की नेता के तौर पर प्रतिष्ठा काफी नीचे है। अमित शाह की नेता के तौर पर, गृह मंत्री के तौर पर प्रतिष्ठा का काफी क्षय हो चुका है। दिल्ली पुलिस की प्रतिष्ठा, जो कि सीधे सीधे उनके नेतृत्व में है, बहुत खराब है, इस वक्त बहुत खराब प्रतिष्ठा है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में ये छोटे मोटे उपाय करके, छोटी मोटी तिकड़में करके आप इन चीजों की रिकवरी नहीं कर सकते। ये वो भी जानते हैं। उनका एक तंत्र है, लगा रखा है उन्होंने। कुछ लोग जंतर मंतर पर बैरिकेडों की बिल्डिंग करने में लग गए हैं उस दिन के बाद से, तब से लगातार बैरिकेड्स की बिल्डिंग चल रही है, उसको किला बनाया जा रहा है, उसको जंतर मंतर को। पता नहीं अब नए तरीके से कोई दमन करने की योजना उनकी होगी। अगर ऐसा होता तो हम और ज्यादा उनकी कुटाई कर सकते थे, और ज्यादा उनको मतलब कोने में धकेल सकते थे, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की सब कुछ योजनाएं होंगी। और दूसरा एक है जो जगह जगह लड़कों को पकड़कर उनके नाम पूछना, उनके बाप के नाम पूछना, उनके 2 चांटे मार देना, उनको थाने में ले आकर बैठा देना, फिर जनता के कहने पे छोड़ना। एक प्रक्रिया ही चल रही है। दूसरी प्रक्रिया, इन्होंने गाली दी थी, इन्होंने माफी मांग ली, ये चल रही है। इस प्रकार की फुटकर कार्रवाइयां चल रही हैं, ये सोच के कि इससे कुछ तो रिकवरी होगी, थोड़ी बहुत नहीं, कुछ तो रिकवरी होगी। दूसरी, जब प्रतिष्ठा का क्षय हो जाता है तो आपके सामने चुनौती क्या होती है? अब चुनौती होती है कि आपके जो अंधभक्त हैं, आपकी जो भक्त मंडली है,
मतलब आप अमेरिका के संदर्भ में देखिए, मागा बेस है ट्रंप का। भारत के संदर्भ में इन लोगों की जो भक्त मंडली है, इनको डर ये सताने लगता है कि हमारी भक्त मंडली ही हमारा साथ ना छोड़ जाए कहीं। तो ये जो फुटकर कार्रवाइयां हैं, ये उसी भक्त मंडली को आश्वासन देने के लिए हैं कि हमारा सत्ता का तंत्र अभी बाकायदा काम कर रहा है। देखिए वहां पर ये हो गया, लेकिन अब हम इन लोगों को अलग अलग पकड़ धकड़ कर रहे हैं, अपना आतंक फैला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये एक तो ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो अब मामला इससे आगे निकल गया है, हमको कोई, इसलिए वो कोई बड़ा धमाका करने के लिए की तैयारी में। वो बड़ा धमाका परिसीमन बिल के रूप में भी हो सकता है। इसकी संभावना जाती तौर पे मुझे कम लगती है, क्योंकि अभी उसके लिए जितना और होमवर्क किया जाना है, इतना और काम किया जाना है, जितनी पार्टियों को और वोटना फुसलाना है, जो तोड़ फोड़ करनी है, वो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं भाजपा की क्षमता पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, वो उसको पूरा कर लेगी, लेकिन शायद अभी आज के क्षण में शायद वो अभी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर क्या लाएंगे? फिर भाजपा का अंदरूनी संकट भी है, जिसकी तरफ हम लोगों ने कई अपनी बातचीतों में, और मैंने अलग से अपने निजी वीडियो में भी इशारा किया है। बहुत बड़ी कोई मीटिंग भाजपा में हुई है, इसके अंदर बड़े बड़े तोपों ने और 30 मार्खाओं ने उसमें भाग लिया है। संघ परिवार से के साथ भी बातचीत चल रही है उनकी, जो है, क्योंकि उन लोगों को शक है कि कोई बहुत बड़ा मंत्री और उसके परिजनों ने काकरोचों को कुछ आर्थिक मदद दी है, कुछ फंडिंग वगैरह दी है, इस प्रकार के उन्हें प्रमाण वगैरह मिल गए हैं। तो वो उसके जरिए जो उनकी निगाह में जो विभीषण आ गया है उनकी कतारों में, उसको निर्मूल करना चाहते हैं, उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन वो करने में जिसने इतनी हिम्मत की होगी, आदमी तो बड़ा ताकतवर होगा, हम नाम क्यों लें उसका, जिसने इतनी हिम्मत की होगी आदमी तो बड़ा ताकतवर होगा, उसके पास भी जड़ें होंगी कुछ खास तरह की, तो उन जड़ों को उखाड़ने के लिए उन्हें काफी कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो काम भी एक अंदर चल रहा है। तो कोई बड़ा धमाका ये करना चाहते हैं, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर ये करना चाहते हैं। केवल इसी तरीके से ये अपनी वापसी कर सकते हैं, बाकी और वापसी करना इनके लिए अब बहुत मुश्किल है। अब इस वक्त देखिए, कोई भी रेटिंग एजेंसी मोदी जी की लोकप्रियता की जांच नहीं कर रही है इस वक्त। आप बताइए, क्या ये सही समय नहीं है कि एक रेटिंग एजेंसी द्वारा मोदी जी की लोकप्रियता की जरा जांच कर ली जाए इस वक्त, कि सारे देश में मोदी जी की लोकप्रियता क्या है, और खासतौर से युवकों में क्या लोकप्रियता है, इसकी और विशेष जांच कर ली जाए। लोकप्रियता की जांच तो ये होती है ना कि भाई बुजुर्गों में क्या लोकप्रियता है, 50 साल से ज्यादा में लोकप्रियता क्या है, महिलाओं में क्या लोकप्रियता है, ये सब जांच कर ली जाए। मेरा मानना है कि जंतर मंतर पे 20 जुलाई को जो हुआ और उसके बाद में उसके जो फलितार्थ निकले राजनीति में, उसके बाद इस वक्त देश की महिलाओं में मोदी जी की लोकप्रियता पर असर पड़ा होगा। जो 50 साल की पीढ़ी के लोग थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे लगातार, उनकी लोकप्रियता में भी असर पड़ा, उनके बीच में भी इनकी लोकप्रियता पर असर पड़ा होगा। तो आपने जिन बच्चों को मारा है, उनके कोई पिता भी हैं, उनके कोई बड़े भाई भी हैं, उनके कोई ताऊ भी हैं, उनके कोई मामा भी हैं, उनकी कोई माँ भी है, उनकी कोई बड़ी बहन भी है। वो खुशी से पागल तो नहीं हो गए होंगे अपने बच्चों की पिटाई को देख के, और मोदी जी को साधुवाद तो नहीं दे रहे होंगे, खूब मारा आपने। तो वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, ये भी तो एक प्रश्न है भाई। जितने भी सर्वे वाले हैं उनको पता लगाना चाहिए ना ये बात। जी जी, मैं एक चीज जरा और, क्योंकि अभी भाई एक चीज और हो रही है, जैसा आपने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दे रहे हैं, ये बीच का कोई मध्यम मार्ग नहीं। या तो आप उस छात्र आंदोलन के साथ हैं या मेरे साथ हैं। अगर छात्र आंदोलन के साथ हैं तो आप को सजा मिलेगी या आपको माफी हम दे दिए, कुछ इस तरह की बातें। मेरे साथ है तो ये दो भागों में यही विभक्त कर रहे हैं। लेकिन इसके मद्देनजर मैं यूपी की बात कर लूं, क्योंकि यूपी इस समय अगले 6 महीने के 7-8 महीने में इलेक्शन में जा रहा है। मार्च तक यूपी का इलेक्शन हो जाने। यूपी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इसको रेखांकित करने की जरूरत नहीं है। यूपी में ये पहले बैकफुट पे थे चढ़ावा चोरी के चक्कर में, अब ये जनजी के चक्कर में है। वहां पे अगर आप देखिए तो कोई इस तरह का स्टेटमेंट या अमित शाह का इंटरेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। वहां पे योगी जी डटे हुए हैं। अब योगी जी वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं जो मुझे नहीं लगता है कि जनजी को किसी भी तरह से आकृष्ट करेगा, वो तो और दूर भगाएगा। अखिलेश यादव जरूर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं इस समय। मैं जरा यूपी के मद्देनजर, यूपी में वो जो इस समय शिफ्ट है, वो ये
आंदोलन छात्रों का और चढ़ावा चोरी, उसको वो बहुत कस के उठा रहे। तो चढ़ावा चोरी भी क्या मुद्दा रह जाएगा? चढ़ावा चोरी मुद्दा हमेशा रहेगा। कल ही किसी ने मुझसे बातचीत करते हुए 1-2 दिन पहले कहा था, शायद आपने कहा हो या किसी और अपने साथी ने कहा हो, हम सब लोग आमतौर पर कभी-कभी एक सी बातें बोलते हैं, जी, जी। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद टूटी तो वो क्षण बहुत बहुत दिन हो गए, वो क्षण हमेशा याद रहता है। इसी तरीके से जो चढ़ावा चोरी हुई है, राम मंदिर वाला जो घोटाला हुआ है, वो क्षण भी हमेशा याद रहेगा। और अभी तो उसमें कोई दिन ही नहीं हुए हैं, अभी तो उसकी जांच पड़ताल ही चल रही है। अभी उसमें कोई नई घटना आ गई तो फिर से वो बात उतनी ही ताजा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। ये असंभव बात है कि उसका असर ना हो उत्तर प्रदेश, और वो असर भाजपा के पक्ष में तो नहीं होगा, वो असर भाजपा के पक्ष में तो नहीं जाएगा, नुकसान होगा। अब वो नुकसान कितना होगा, क्या होगा, ये सब देखने की बात है। दूसरे, जहां तक जेनजी का सवाल है, तो जेनजी का प्रभाव चुनाव में किस तरीके से बोलेगा, चुनाव को किस तरह संबोधित करेगा, ये अभी तय नहीं है। मैं इतने जोश में नहीं आना चाहता कि अभी से मैं ऐलान कर दूं कि एक बच्चा जो है, बच्चा जो है, वो जेनजी का जो है, वो जो नया 18 साल का वोटर है, वो सब बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनके खिलाफ वोट कर दिया तो वो 2029 में जरूर खिलाफ करेगा इनके वोट। मतलब उत्तर प्रदेश में कर दिया, फिर न बचे ये, फिर तो हम सुरक्षित होकर कह सकते हैं इनका जुलूस निकल गया। करेक्ट। हाँ, तो ये सब जांच पड़ताल अभी हम जी, मैं इस पर निगाह रखनी होगी हमें। मतलब जेनजी वाला मसला जो है वो एक ऐसा मसला है जिसकी राजनीतिक पॉलिटिकल एफिकेसी क्या है, ये थोड़ी पता लगेगी अभी। हाँ, नहीं, और उसकी अच्छी बात यह है कि वो धर्म, जात, क्लास, जेंडर से नहीं बंधे हैं। वो मतलब उसमें लड़कियां भी वैसी बात कर रही हैं, लड़के भी वैसी बात कर रहे हैं। अब मुसलमान हिंदू कुछ नहीं है, शहर का बच्चा भी वैसी बात कर रहा है, कस्बे का मित्र ने टिप्पणी की थी कि जो जेनजी में जो बच्चे आए थे जंतर मंतर पर, उसमें से बहुत से बच्चे अपने घरों में माँ बाप से थोड़ा झगड़ के आए होंगे, क्योंकि माँ बाप उनकी तो मोदी जी के समर्थक रहे जी, हैं, उन्होंने रोका होगा, फिर भी वो चले आए। अब वो लौट के ये जीत लेके जाएंगे तो अपने माँ बाप को बताएंगे, इंस्टाग्रामी बच्चे हैं ये, और जो माँ बाप की पीढ़ी जो है वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली पीढ़ी है, तो बताएंगे कि वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। अब आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखना बंद कीजिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके जो पूरा उन्होंने बीजेपी का प्रपंच फैलाया है सामान्य लोगों ने, तो वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप अपना बंद कीजिए। अब जरा इंस्टाग्राम ही बनिए आप, तो इंस्टाग्राम के आईने में व्हाट्सएप फॉरवर्ड को दिखाने की कोशिश करेंगे वो। तो ये जेनजी का प्रभाव अभी धीरे धीरे करके और बढ़ेगा राजनीति में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने तक कई घटनाएं घटित हो सकती हैं, कई छोटे मोटे जंतर मंतर घटित हो सकते हैं। अब क्या हम लोगों को क्या पता, हो सकता है अमित शाह के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, और अमित शाह के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हो गया तो बताइए फिर भाजपा कहां छुपेगी। भाजपा अमित शाह के ऊपर इस्तीफे का दबाव बन गया, वो दें ना दें इस्तीफा, लेकिन दबाव बनने का मतलब ही होता है कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई। तो अभी जेनजी इज वर्क इन, जैसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, हाँ, जेनजी इज वर्क इन प्रोग्रेस। जी, मैं अब एक अंतिम बात करके खत्म करूंगा। तो साहब, एक और बहुत बड़ी बात हुई है, और उसका मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा वो अभी शायद एसेस ना कर पाए। सोशल मीडिया हैज अराइव्ड, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इसका और जो सरकारी मीडिया है, मैं गोदी क्या कहूँ उसको, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी बोलिए, उसकी लिमिटेशन भी समझ में आ गई है। लेकिन ये भी समझ में आ गया है कि उसके पास सब लोग दौड़ के जाते हैं, मतलब चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, सबकी पहली पसंद होती वही है, भले ही उनके ऊपर विश्वास ना हो। मैं थोड़ा इसको समझना चाह रहा हूं कि अब ये सोशल मीडिया का रोल आगे क्या रहेगा, क्या ये सिर, मतलब अब तो लोग ले ही रहे हैं, पूरा आंदोलन ही इस पे खड़ा हो गया था, इसको जरा अगर डिफाइन कर सके। देखिए, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव से, मतलब मैं उसके 1-2-1.5 साल पहले से ले लीजिए आप। जी जी हाँ, जी, मतलब 2024 में तो उसका नतीजा सामने आया, लेकिन 1-1.5 साल पहले से ही लगने लगा था कि सोशल मीडिया और एक खास तरह का इधर जा रहा है। उसके बाद दक्षिणपंथी जो हैंडलर्स थे सोशल मीडिया पर, वो भी भाजपा वगैरह की आलोचना में आ गए हैं।
वो हमारी तरह आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वो उनके आलोचना करने का अलग तरीका है और वो भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया को, घटनाएं जो हैं सोशल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ा रही हैं। यही सवाल उठता है कि सोशल मीडिया के पास क्या स्वयं भी इन बढ़े हुए महत्व का इस्तेमाल करने की कोई योजना है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सोशल मीडिया हैज अराइव्ड, बट वेदर सोशल मीडिया हैज द विल पावर टू stay afloat, has a willpower to make itself more important, more prominent, and more decisive. ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की मदद वक्त कर रहा है, लेकिन क्या सोशल मीडिया खुद भी अपनी मदद कर रहा है? या वक्त जब तक मदद करेगा तब तक मदद चलेगा, नहीं मदद करेगा तो खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। ये मेरा कहना है। बीच बीच में संकट के क्षण आएंगे सोशल मीडिया के लिए, बीच बीच में सुस्ती के क्षण आएंगे, बीच बीच में कुछ मुरझाए हुए क्षण आएंगे। उस वक्त अगर आपने अपना संस्थानीकरण कर लिया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर लिया ठीक से, तो फिर आप उन क्षणों को पार कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि फिर बीच में भट्टा बैठता हुआ भी लगने लगेगा जी। अभी जब 1-2 महीने ऐसे जाते हैं, वीडियो नहीं चलते हैं, तो हम सबके चेहरे उतर जाते हैं। ठीक बात। लेकिन एक चीज है भाई, इसके भी कैटेगरी कर लेनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया डिजिटल एक है जो हम और आप जो भाई पत्रकारिता से आ रहे हैं, लेकिन ये जो जेंजी है ये तो स्पॉन्टेनियस है, और उसकी स्पॉन्टेनिटी को कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम और आप भी उससे प्रभावित भी होते हैं, उसको प्रभावित भी करते हैं, दोनों तरह से। इट इज अ टू वे। इसमें एक बड़ा जोखिम का पहलू है। ठीक है, सफलता बहुत लाजवाब है, लेकिन हमें उससे बहुत ज्यादा जोश में नहीं आ जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त आरक्षण विरोधी भी कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम का सहारा लेकर वो भी कुछ गोलबंदी कर लें, और उनको एक स्तर की कामयाबी भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, किसी जंतर मंतर पे वो जमा नहीं हुए, लेकिन उनके साथ उन्होंने जो अपना बनाया है उसमें भी कई लाख लोग जुड़ गए हैं उसके साथ। अच्छा, अब बताइए, अगर इंस्टाग्राम तो टेक्नोलॉजी है, इंस्टाग्राम की मदद से क्या आरक्षण विरोधियों को अधिकार नहीं है अपना आंदोलन आगे बढ़ाने का? वो भी बढ़ाएंगे आंदोलन आगे। वो बीजेपी को दूसरी तरीके से दिक्कत पहुंचाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन तब हम लोग उस आंदोलन को नहीं उस तरीके से उसके साथ जुड़ पाएंगे, या बहुत से लोग उस आंदोलन से उस तरह नहीं जुड़ पाएंगे। हम तो ये पता नहीं है कि ये किधर क्या हो जाए। जो हम और आप जिस तरीके से हम यूट्यूब का इस्तेमाल जिस तरह करते हैं, उसमें हम लोग जरूर प्रतिक्रियावादियों से, आरक्षण विरोधियों से, हिंदुत्ववादियों से, सांप्रदायिक से हम लोग आगे हो गए हैं उनसे, क्योंकि ये अब ये सिद्ध हो गया है कि हमारे साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन कम जुड़ते हैं उनके मुकाबले। उनकी जो ग्रोथ है, उनकी बढ़त की दर हमारे मुकाबले कम है। जी। तो ये साबित हो गया। लेकिन जो सोशल मीडिया के दूसरे इदारे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है या और कोई इदारा, जैसे कि बीजेपी ने जिस सफलता के साथ में व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है, वो सोशल मीडिया का एक बहुत ही नकारात्मक पक्ष है राजनीति में। जी, हम लोग उसकी तारीफ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये भी फैक्ट है भाई कि जितनी इंडिपेंडेंस और जितना सोशल मीडिया ने दे दिया, जैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं अगर प्रिंट मीडिया से आ रहे थे, बहुत कुछ कंट्रोल होता था, क्योंकि एक स्टेज के बाद ये होता था कि भाई ऐड ही नहीं आएगा अगर तुम ज्यादा वो हो जाओगे। वो ठीक सब कुछ होता है। लेकिन आज की मैं तो खुद ही कामयाबी से गदगद हूं, लेकिन इस गदगद होने में एक अपने आप को चेतावनी देते रहने की भी आवश्यकता है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक सो मच, शुक्रिया।